ज्ञान याद रखना। आगे देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो खारे पानी की झीलों के अंदर हम बात करें सांबर झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील के संबंध में एक प्रश्न यहाँ उदयपुर में पिच्चू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। वेरी गुड। यहाँ हम बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव चौहान द्वारा इस झील का क्या कराया गया था, निर्माण करवाया गया था। सांबर झील की बात हो रही है, सांबर झील में और लिखिएगा सर्वाधिक नमक इसी से प्राप्त होता है। और यहाँ पर सांबर के अंदर कौन कौन सी इकाइयां लगी हुई है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तरफ से। अब ये प्रश्न नमक उत्पादन के संबंध में सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बड़ा खतरनाक वाला प्रश्न पूछा जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 60% भागीदारी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड इसकी 60% हिस्सेदारी है और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर अभी। और अगला याद रखिएगा, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के साथ साथ आपका सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का है। सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड ये राजस्थान सरकार का है उपक्रम और 40% की हिस्सेदारी रखता है और राज्य सरकार का उपक्रम है। इसका है राज्य सरकार का उपक्रम। ये मैं व्याख्याएं इसलिए लिख रहा हूं कि ये सारी पीडीएफ तुम्हारे हाथ में जब आएगी, जब तुम इसका प्रिंट आउट करवा के लेके आओगे, तुम्हारी टेबल पे जब पड़ी रहेगी ना, तुम इस नोट्स के ऊपर यूं हाथ फेर के देखोगे कितनी शानदार नोट्स है जो गुरुजी ने इतनी मेहनत करके हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी हमें दिए। और तुम्हें नौकरी लगने में बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, क्योंकि राजस्थान जी के सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आई बात समझ में, इसीलिए मेहनत कर रहा हूं मैं। बाकी मैं तो फॉर्मेलिटी होती तब तक तो क्लास खत्म कर चुका होगा। क्यों शरीर का नाश करता, क्यों इतना देर खड़ा रहता है ना, मजा थोड़ी आता मुझे। पर वो डेडिकेशन है कि भाई पूरा लिखाएंगे पूरा डिटेल बच्चे को, ताकि उसका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो क्यों तो माता पिता शरीर खराब करते हैं और क्यों तुम्हें चाहने वाला कोई गुरु हो। वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और एक सांबर साल्ट, दोनों राजस्थान, एक राजस्थान का एक भारत सरकार का। अब अगला देखो, यहां पर केंद्रीय शुष्क जो काजरी है वो आपका जोधपुर में है और 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है। काजरी की स्थापना 1959 के अंदर, और इसका उप केंद्र है वो अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए हैं। हम इसकी बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। काजरी के उप केंद्र, काजरी के उप केंद्र अलग अलग जगहों पर स्थापित हुए हैं, इनके बारे में लिखिएगा। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, इसका फुल फॉर्म जरूर आना चाहिए तुम्हें, कमेंट बॉक्स करो। बीकानेर है, जैसलमेर है और इसके साथ साथ आपका पाली है। काजरी का एक और उपकेंद्र आपका भुज और लेह में भी है। भुज गुजरात में है और लेह जो कि आपका लद्दाख के अंदर स्थित है, ये काजरी के उपकेंद्र है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर जो है शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क क्षेत्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया, ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। आफरी 1987 का है, आफरी तो 87 का है, ठीक है। आफरी भी है, आफरी एरिड फॉरेस्ट है ना, शुष्क वन अनुसंधान है, वो उस तरह से याद रखना। 1987 इसको मानते हैं एक ही अच्छे से इसको देखना। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है। खेजड़ी गांव, जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर आपके कृष्ण मृग को इस अभ्यारण्य को विकसित किया गया, अमृता देवी खेजड़ी। 1994 के अंदर, याद रखिएगा 1994 के अंदर। तुम मुझे है ना 200 क्वेश्चन और है, 3 घंटे का टाइम और है, उकसाया करो गुरुजी कमान, अभी तो 60 क्वेश्चन, एक मिनट एक क्वेश्चन, क्योंकि डिटेल व्याख्या कर चुके हैं पूरे 10 घंटे से। अब हम चलेंगे नॉन स्टॉप। आप लोग लगातार सभी साथी जुड़ते जाओ और अपने सभी दोस्तों को बुला लो फटाफट। राजस्थान के अंदर पलाश के वन राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर नहीं पाए जाते, तो दिए गए जैसलमेर क्षेत्र के अंदर पलाश के पेड़ है वो नहीं पाए जाते। पलाश के पेड़ को तो इतनी बार पढ़ चुके हैं, मजा आ गया। फिर आगे आ जाइए, अब देखो तुम एमएस की रफ्तार, आगे आ जाओ। शीत ऋतु के अंदर राजस्थान में होने वाली जो बारिश है वो आपकी मावट की बारिश है। मावट की बारिश के समय भूमध्य सागर से ना, इसका उद्गम जो है उद्गम इसका है वो आपके कहां से होता है, भूमध्य सागर, जैसे मेडिटेरियन सी कहते हैं अपन। अगर पाकिस्तान, ईरान, इराक आगे जाए तो उस तरफ मेडिटेरियन सी अफ्रीका के जस्ट ऊपर की तरफ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, यानी कि सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है। सॉरी, डूंगरपुर के अंदर 994। राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही है, राजस्थान के कौन से जिले में साक्षरता दर ज्यादा रही है। कोटा जिले की साक्षरता लिटरेसी रेट है वो आपकी ज्यादा रही है, 76% रही है। कौन सी नदी राजस्थान के अंतरस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है। कांतली नदी है वो, कांतली, काकने, रूपनगढ़ सबकी बात की थी हमने। अंतर प्रवाही नदी है वो कांतली। कांतली, सुनारी, गणेश्वर, इसके किनारे हम बात करें तो सुनारी की सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई है। सुनारी की सभ्यता सर गोल्ड की है क्या, ना 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 ना, सुनारी की सभ्यता झुंझुनू के अंदर है और लौह युगीन सभ्यता है। हिस्ट्री कल्चर के अंदर पढ़ते हैं, भूल गया, अरे क्या चाली। सुनारी और फिर गणेश्वर की सभ्यता, ये सभी इसके किनारे विकसित हुई है, ठीक है। तो कांतली नदी खंडेला हिल जो आपकी सीकर के अंदर है, खंडेला सीकर से इसका उद्गम होता है। खंडेला पहाड़ी, ये खंडेला पहाड़ी आपका शिखर, यहां से कांतली नदी का उद्गम है। अंतःप्रवाही नदी है, राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, कुल लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी अंतःप्रवाही, सर्वाधिक लंबी अंतःप्रवाही नदी है और अंतःप्रवाही नदी में भी सबसे लंबी ये नदी है। इसकी लंबाई अंतःप्रवाह के अंदर बात करें 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये याद रखना, कांतली की सभ्यताएं, उत्पत्ति वगैरह सब कुछ याद रखोगे ना। हाँ जी। छूलिया पर जलप्रपात है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम था, वो जैसलमेर का है। 17 लोग ही 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का जनगणना वगैरह पढ़ चुके हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मुकुंदरा
और बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां, ये पठारी क्षेत्र के अंदर। देखो पहाड़ियां जरूर दिया हुआ है, लेकिन दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र होगा, इसका याद रखना। बूंदी की पहाड़ियां है या मुकुंदरा हिल की पहाड़ियां है, ये हाड़ौती के पठारी क्षेत्र के अंदर है। ओके, गणितों की बात है, आगे आ जाओ फटाफट। ठीक है, और भी कई सारी पहाड़ियां, जैसे हम बात करें जो गोलाकार पहाड़ियां और छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर है। देखो गोलाकार और जो छप्पन की पहाड़ियां हैं, गोलाकार एंड छप्पन पहाड़ी, ये आपके कहां है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है गुरुजी, तो ठीक है, कुछ और है घोड़े के नाल जैसी ये हम बात करें तो ये आपके 12 हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। अर्ध चंद्राकार है, इसका आकार है वो आपके अर्ध चंद्राकार। कौन सी वाली? इनकी बात कर रहा हूं, मुकुंदरा वाली। गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक, इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तरी राजस्थान के अंदर? और इसके बाद अलवर वाला जो क्षेत्र है, तो जलोढ़ मिट्टी की हमने बात की थी, नदियों का जो क्षेत्र है वहां पर आपकी इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है जो आपकी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान, देखो काली मिट्टी के संबंध में से, हालांकि पशु परिचय वाले पेपर के अंदर तो पशु परिचय वाले पेपर में तो देखो एक आध क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आता है बेचारा, पर अपने को इसमें से डिटेल व्याख्या निकाल करके बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आज स्वतंत्रता दिवस कैसा लगा तुम लोगों को? आजादी के मत वालों, हाँ आजादी के मत वालों, देखा जब से टोला, हाँ खून मेरा लहू बन के दौड़ा। तो क्या बोलते हैं बड़े आजादी के गीत सुने आज? मैं तो बार गया नहीं, जो सुबह से क्लास ले रहा था, आजादी का तो भाव होना चाहिए। चलो, तो इसको स्पेशल बना दिया मैंने क्लास से, है ना। 79 80 साल पूरे होने वाले अगले साल देश की आजादी के, 100 साल होने वाले तुम तो, तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे तब तक। कौन सा कथन काली मिट्टी के संबंध में गलत है? देखो चीका प्रदान होती है, चीका प्रदान है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, कोटा बूंदी हाड़ों के क्षेत्र में, गन्ना चावल वगैरह इन सब की मिट्टी के लिए उपयोगी होती है। देखो नाइट्रोजन उपस्थित होता है, ये काली मिट्टी की हम बात करें, काली मिट्टी के अंदर ऑप्शन बताओ बी यहाँ पर बिल्कुल गलत है कि नाइट्रोजन इसके अंदर उपस्थित नहीं, नाइट्रोजन की कमी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ जी, लोहा और ये चूना पत्थर वगैरह इसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के कौन से स्थान से है? नाग पहाड़ से। लूणी के बारे में A to Z चीजें बता दी है। और अपवा तंत्र में योगदान इसका कितना है? नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, हम अपवा तंत्र में योगदान इसका 10% है। अपवा तंत्र में इसका जो योगदान है लूणी का ओवरऑल नदियों के अंदर, इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 10.40 है, 10.40%। लूणी नदी का जो है अन्य नदियों के अपवा के अंदर जो योगदान है इसका, ये आपको याद रखना है। जो है जोजड़ी है, लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो आपके दाईं ओर से आती है। ठीक है, जोजड़ी एकमात्र दाईं सहायक है, जोजड़ी इसकी एकमात्र दाईं सहायक, एकमात्र राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है। अगला प्रश्न देखो, लूणी के बाद में आगे आ जाइए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है? तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है इंदिरा गांधी, जो आपके पेयजल और सिंचाई दोनों के प्रोजेक्ट के तहत ये है। हाँ तो राजस्थान का जो यहाँ पर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है, इसके दो भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क, और हमने अर्धशुष्क को बांगड़ कहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट, कौन सा एक राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है? केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो आपके पर्वतीय वन होंगे, विशेष रूप से हम बात करें तो ये कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन होंगे, केवल और केवल माउंट आबू में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। इन्हें उपोष्ण सदाबहार वन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन भी। ये ठीक है, ये इसके क्या है? अलग अलग उपनाम है। उपोष्ण सदाबहार वन कह सकते हो, पर्वतीय वन कह सकते हो। टोटल का 1% है, इसके ऊपर हमने बात की थी एक एक मैप के साथ में, पहले मैथ की थी, इसीलिए तो अब आराम से आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो मानसून से प्राप्त होती है, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है वो परियोजना राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है? तो दामोदर घाटी परियोजना है वो राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की परियोजना है, झारखंड वेस्ट बंगाल, दामोदर घाटी झारखंड एंड वेस्ट बंगाल की परियोजना हो जाती है। और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है ये, इंडिया की फर्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट बहुउद्देशीय, इंडिया की फर्स्ट बहुउद्देशीय, हाँ जी बहुउद्देशीय परियोजना। आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? इनको
जो बांध वगैरह है इनको नेहरू जी ने कहा था 1948 में आपकी दामोदर घाटी परियोजना। पांचना बांध की बात करें तो ये आपका करौली जिले के अंदर स्थित है, मिट्टी का बना हुआ बांध है। पांचना बांध की हमने बात की थी, तो ये आपका पांचना बांध जो है वो आपका जो है बात करें गंभीर की 5 सहायक नदियों के संगम पर है। लिखेगा गंभीर जो नदी है उसके, गंभीर नहीं, गंभीर की 5 सहायक जो ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर बना हुआ है। उन सहायक ट्रिब्यूटरीज का नाम लिख लीजिएगा एक एक करके। क्या नाम है? जैसे भद्रावती है, बेसावट है, माची है। भद्रावती है, बेसावट है, माची है, और इसके साथ साथ आपका अटा और बरखेड़ा। अटा और बरखेड़ा। तो गंभीर की 5 सहायक नदियों पर पांचना, मिट्टी का बना हुआ बांध, तो ये आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व का अवरोही क्रम का मतलब है आपका प्लस से माइनस की ओर। सबसे ज्यादा बी में होगा, बी के बाद में ए होगा, बी के बाद में ए, बी के बाद एक यहां भी है, यहां पर भी है। उसके बाद में अजमेर होगा या अलवर होगा, ये बताओ। इसके बाद में होगा डी, अलवर होगा, फिर अजमेर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी आंसर इसमें सही हो गया। सी आंसर इसमें राइट है। बाकी तो अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। अजमेर 305 है और अलवर है 498 है। ठीक है। भौतिक के क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ सीमा है, तो आपका पश्चिमी, आपका अरावली क्षेत्र पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान पे होगी आप इसको। ठीक है। अभी फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर आएंगे तब देखना मजा आएगा, खतरनाक वाला। ये तो क्या पॉसिबल वाले बेचारे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन आए, 6 पारी के अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा वो आप लोग देखिएगा। राजस्थान का कौन सा जाखम बांध परियोजना से आपका जो पानी है, सिंचाई जल है, वो प्राप्त नहीं करता है? जाखम बांध से चित्तौड़, उदयपुर, बीकानेर। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, तो वो अपन को थोड़ा सा इसके संदर्भ में, जाखम के संदर्भ में देखना है कि आपका जाखम जो अनूपपुरा प्रतापगढ़ में बना हुआ है। ठीक है। अनूपपुरा प्रतापगढ़, अनूपपुरा प्रतापगढ़ में ये बना हुआ है। ठीक है। ओके। राजस्थान में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी के अंदर आपकी जो है दिए गए नदियों में से आपकी खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जो है माही नदी, ये आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कोलायत झील आपके बीकानेर के अंदर है। कोलायत झील के बारे में हम इस झील किनारे थोड़ा सा एक विशेषता बता देता हूँ। 52 घाट है यहाँ पर। कितने घाट है? 52 घाट यहाँ पर स्थित है। कपिल मुनि की तपोस्थली है और झील किनारे यहाँ पर दीपदान महोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। 52 घाट याद कर लेना। कौन सी नदी राजस्थान में अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? अंतःस्थलीय के अंदर हमने बात की थी, बनास नदी उससे संबंधित नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है ये बनास नदी, जो आपकी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखिए। ओके। काकने की बात करें तो सबसे छोटी नदी है, जो कि 27 किलोमीटर लगभग, कांतली, काकनी या काकनी, काकनी या इसे कहते हैं काकने। और ये क्या है कि 27 किलोमीटर है ना, जैसलमेर की है। कई बारिश होती है तब बेचारी थोड़ी बहुत चलती है, चल के वहीं पे रुक जाती है। तो सबसे छोटी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी, और सबसे छोटी नदी की बात करें तो ये 27 किलोमीटर चलती है बेचारी। ठीक है। 27 किलोमीटर चलती है काकने, काकनी। ओके, बहुत बढ़िया। टाइम बहुत कम है, 2 घंटे बचे, 200 क्वेश्चन है मेरे पास। 2 घंटे में 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन। ठीक है। स्पीड से चलना पड़ेगा। तुम लोग साथ दो तो खत्म करेंगे जबरदस्त तरीके से। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ में साझा करता है? तो राजस्थान में नागौर, ये सब आंध्र जिले हो गए, और प्रतापगढ़ है वो आपकी सीमा साझा करता है। प्रतापगढ़ है वो किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, एमपी के साथ में सीमा साझा करता है। अब कितने जिले ऐसे, चलो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, या बाद में जब ये पीडीएफ दो ना तब इसको देख के लिख लेना। तो यहाँ पर अंदरूनी जिले है वो कितने हो जाते हैं? आंतरिक जिले कितने हैं? ये पीडीएफ में लिखा तुम लोग काउंट करके। आंतरिक जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले, जिसमें मैं क्या ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला होना चाहिए, ना अंतरराज्य सीमा वाला होना चाहिए। जैसे आप बालोतरा लोगे, जोधपुर लोगे, नागौर, डीडवाना, और उसके बाद में आप जैसे जयपुर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया, अजमेर, इस तरह से। ठीक है। अब ये तो 13 है, संख्या अलग अलग बता रहे हो, देखेंगे इसको। कौन सी नदी राजस्थान में है? राजस्थान में कौन सी नदी है? तो आपके तुंगभद्रा, गोदावरी, साबरमती जो है वो राजस्थान के अंदर है, ये याद रखना। हाँ, ओके। साबरमती की बात की, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, अरब सागर की ओर खंभात की। लाल पीली जो मिट्टी है, उस लाल पीली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? लाल पीली मिट्टी है, एक कथन सही है, बाकी सारे खोटे हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो आपकी रेतीली मिट्टी है, चूना और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी के अंदर, ये कथन भी गलत है। और मूंगफली और कपास के लिए होती है, ये कथन गलत है। ये शिस्ट ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के टूटने से, अपरदन से, अपक्षय से बनती है, ये कथन यहाँ पर सही है। बाकी सारे कथन है वो गलत है। लौह ऑक्साइड की वजह से इसका लाल रंग होता है, और इसके संबंध में हमने बात की थी। ग्रेनाइट और शिस्ट, इन चट्टानों की वजह से इसका निर्माण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? साक्षरता के बारे में तो लफड़ा लेना ही नहीं है, आगे बढ़ो। किस वर्ष की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? कौन से साल? ये बढ़िया क्वेश्चन था। जो आपके कौन से साल में साक्षरता जो है आपके लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि होती है? 921 था पहले, 921 से क्या हो गया? 928 हो गया। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये 2000 में था,
2001 में था और ये 2011 के अंदर था। तो इस प्रकार आप कहोगे कि जो सेक्स रेशियो के अंदर 7 अंकों की वृद्धि होती है, कितनी होती है? 7 अंकों की वृद्धि होती है लिंगानुपात के अंदर। निम्नलिखित कथनों के संबंध में आपका कौन सा कथन राजस्थान के सालर पेड़ों के संबंध में सत्य है, वो बताइएगा। सालर पेड़ों के संबंध सालर पेड़ों के संबंध में सत्य कथन है, केवल मैदानों में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट थोड़ा बचो। इसकी लकड़ियों का उपयोग है वो पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है, ये कथन सही है। जैसलमेर में नहीं है और चीड़ इन वनों का प्रमुख वृक्ष नहीं है, तो पैकिंग उपयोग में, और इसका उपयोग है पैकिंग, माचिस और गोंद निर्माण में। पैकिंग, माचिस और गोंद निर्माण में, ये हमें याद रखना है। यहां पर लकड़ी का प्रयोग है वो आपके पैकिंग बॉक्स बनाने के अंदर आपके सालर के वनों की बात की है, अच्छे से पढ़ चुके पहले। राजस्थान के अंदर आपका रामसागर वन्य जीव अभयारण्य बहुत अच्छे से पढ़ा, धौलपुर के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है तो वो मरुस्थलीय मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है। कौन सी झील राजस्थान के अंदर स्थित है? चलो आगे देखो। मरुस्थल महोत्सव, जो मरुस्थल महोत्सव हर साल आपके कहां पर आयोजित किया जाता है? मरुस्थल महोत्सव में बहुत अच्छा प्रश्न है। मरु महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव एक ही बात है, बताओ कमेंट बॉक्स में कब आयोजित किया जाता है, कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। वैसे मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं, महोत्सव देख लेना अच्छे से। शॉर्ट्स क्यों जाना, एक देखने के बाद 10-20 एक साथ ही देखना, मजा नहीं आता है तो कह देना। ये आपके जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव या मरुस्थल महोत्सव। कौन सा शहर हर साल ऊंट महोत्सव आयोजित करता है? बीकानेर के अंदर आपका ऊंट महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है ना, जनवरी के अंदर, जनवरी में प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जो मैदानी क्षेत्र है, विशेष रूप से जो आपका उत्तरी पूर्वी भाग है वहां पर, है ना, जलोढ़ मिट्टी है वो आपके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखो। गग्गर का मैदान राजस्थान के कौन से भौगोलिक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र है? 4 उप क्षेत्र बताए थे। पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र का जो शुष्क अर्ध शुष्क भाग है, उस अर्ध शुष्क भाग का, मरुस्थल के 2 भाग है, शुष्क और अर्ध शुष्क के भी 4 है। उत्तर से स्टार्ट करते हैं गग्गर शेखावाटी और उसके बाद में गग्गर शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन उसी का ही भाग है, याद करिएगा। किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान के अंदर कौन से प्रकार की मिट्टी है? तो मरुस्थलीय मिट्टी का प्रसार है वो आपके सबसे अधिक भूभाग में होता है और राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर ये आपको 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। मरुस्थलीय क्षेत्र सही तो है, यहाँ पर बिल्कुल सही तो है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर रेतीली मिट्टी के प्रकार के बारे में बात करें। इसके 3 प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार है रेतीली मिट्टी के। हम प्रकारों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लगे हाथ क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तुम्हें बता देता हूँ कि रेतीली मिट्टी के भी देयर आर 3 टाइप्स। हाँ जी, खाना खाएंगे बेटा 12 बजे रात के, सुबह 10 बजे खाया था, अभी रात के 12 बजे खाएंगे। लाल रेतीली, लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल, भूरी और भूरी मृदा। तो लाल रेतीली, भूरी और इसके अलावा भूरी रेतीली है और भूरी मिट्टी, भूरी रेतीली और लाल मिट्टी। कभी कभार देखा होगा आपके माता पिता को बहुत ज्यादा काम करते हैं तो वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना होता है। मैं आपके माता पिता जितना तो आपका सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने तो आपको पढ़ा है, लेकिन आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी ये जिम्मेदारी हमेशा आप लोगों के लिए, वो मेरे ऊपर रहेगी ये जिम्मेदारी। तो चलता है कई बार, ठीक है, बड़ी क्लास है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा है वो आपका रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगस्त 1947 में, अगस्त 1947 में इसका निर्धारण होता है। अगस्त 1947 के अंदर इसका क्या होता है? निर्धारण है। एक कृत्रिम रेखा है, ठीक है, अध्यारोपित रेखा है। इसके हम याद करें, लगभग 32.32% पाकिस्तान के जो साथ सीमा है उसका राजस्थान के अंदर स्थित है। पाकिस्तानी सीमा राजस्थान से लगती है। टोटल 3033 है, उसमें से आपकी 1/3 वो राजस्थान से लगती है, जो हमने बात की है उसके संदर्भ में। ठीक है, 1070 किलोमीटर जो है वो आपके 1/3 होता है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा। राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य स्थित है, तो उत्तर में पंजाब और हरियाणा है। ठीक है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। सबसे कम सीमा लगती है इनकी, ठीक है, ओके, पंजाब से। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु खंड के अंदर स्थित है? जयपुर, दौसा और अजमेर कृषि जलवायु खंड अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपके अर्ध शुष्क पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है उसमें स्थित है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किसका भूभाग है? हाँ, एक ये भी ध्यान रखो, अरावली किसका भाग है? राजस्थान के निर्माण के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो गोंडवाना लैंड के क्या भाग है, तैतीस सागर के क्या भाग है? देखो, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, 2 बड़ी जमीनें हुआ करती थी करोड़ों साल पहले, उससे सारे महाद्वीप बने हैं। तो गोंडवाना लैंड के अरावली, जो अरावली और हाड़ौती, ठीक है, अरावली और हाड़ौती का निर्माण इससे होता है। एक तो आपको रखना है अरावली और हाड़ौती पठार, इसका निर्माण गोंडवाना जो लैंड है उस टुकड़े से होता है। तैतीस सागर से मरुस्थल और पूरी मैदान, ठीक है, तैतीस सागर से मरुस्थल और पूरी मैदान, 33 सागर से एक तो बनता है आपका मरुस्थल, रेत ही रेत, और दूसरी रेत कहां पर? म से मरुस्थल और म से मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र और मरुस्थल ये आपके
इससे बनता है, बहुत अच्छा पार्ट है कि ये गोंडवाना का जो पार्ट है, गोंडवाना लैंड की जो बात है वह आपकी याद रखना अरावली और हाड़ौती है, और 33 सागर वाला जो है वो मैदान और मरुस्थल, म से मरुस्थल, म से मैदान और 33 सागर, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ जी, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगले प्रश्न में बड़े ये पूछा जाता है कि गोंडवाना के द्वारा 33 सागर से 33 सागर के जो अवशेष है वो मरुस्थल और मैदान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से इसको याद करिएगा। राजस्थान में एक जल विभाजक की तरह काम करता है, नदियों के लिए जल विभाजक का जो काम करता है अरावली, और विशेष रूप से बारिश के समय में भी, ठीक है, अरावली जल विभाजक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अरावली की इस तरफ वाली जो नदियां है और इस तरफ वाली नदियां है, दोनों में अंतर है। ये वाली जो नदियां है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और ये वाली जो नदियां है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, पश्चिम वाली। इस वजह से ये एक जो जल विभाजक का काम करता है नदियों के लिए। राजस्थान के अंदर लेटराइट मिट्टी के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है? लेटराइट मिट्टी के संबंध में तो इसका निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है। पूछ रहा है कि एक कथन है वो गलत है, 3 कथन है इसके संबंध में सही है, ये आप लोगों को बताना है इसके संबंध में, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, कमी होती है लैटेराइट मिट्टी के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम बहुत लैटेराइट के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, रिपीट होगा, और जब ये रिपीट होगा तुम्हें कठिन लगेगा। जब इसे कथन के रूप में पशु वालों के लिए तो बेचारों के लिए ये कठिन क्वेश्चन दे दिया, लेकिन तुम्हारे जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें ये थोड़ा कठिन लगेगा, अलर्ट रहना उसके लिए, ठीक है। इस मिट्टी के चट्टानों से लोह तत्व वगैरह होते हैं, लोह तत्व होता है, बिल्कुल सही बात है, लोहे की वजह से, और डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, रूपांतरित चट्टानों से बनती है, अच्छी बात है। 3 फैक्ट और पढ़ लिए लैटेराइट मिट्टी के संबंध में। लेकिन ये कथन है कि भाई आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ है उसकी कमी होती है, उसकी कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं कह सकते। जेल प्रहरी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, जो अभी अप्रैल के अंदर पेपर हुआ था ना वो वाले, ठीक है। लैब असिस्टेंट का पेपर में अच्छा टाइम दिया जाएगा, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस पढ़ते रहो, सबसे आगे निकलना है तो, वरना आज के टाइम में ना स्टूडेंट भी 2 तरह के गेम खेलते हैं, है ना। कैसे गेम खेलते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं खबर फैला देते हैं कि भर्ती तो आएगी नहीं, है ना, भर्ती तो ये वो, सही है बेटा, सबसे बड़े से एक सेकंड। हाँ, तो स्टूडेंट 10 तरह से गेम खेलते हैं, दूसरे बच्चे बड़े होते हैं जो उनके चंगुल में फंस जाते हैं। राजस्थान में किससे भौगोलिक, अच्छा भौगोलिक विभाजन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। राजस्थान गगन का मैदान, गगन का मैदान आपका, अच्छा ठीक है ठीक है, पश्चिम मरुस्थल से अर्धशुष्क का है, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दबाजी में हो जाता है। ओके, इसको सही कर देंगे। तो कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स के संपर्क में मत रहा करो, स्टूडेंट्स की गेम खेलने लगे आजकल, दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे भी स्टूडेंट्स की गेम होती है। वो बेटे क्या टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहता है, कह रहे भर्ती तो आएगी नहीं, खुद है ना जोरदार तैयारी करते रहते हैं कि लैब असिस्टेंट आपके ज्योग्राफी, होम साइंस, साइंस की जम के तो तैयारी कर रहे हैं, और बाहर ऐसी खबरें फैला देते हैं कि भर्ती आएगी नहीं। तो सिलेक्शन किसका होगा? जो पढ़ रहे हैं और खबरें भी फैला रहे हैं। तो बेटा आज गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, जहां आपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ा, मैंने देखा ना ऐसे ऐसे भी लोग एक्टिव रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो, कभी भी बहकाव में मत आया करो। आ जाओ, किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं? खेजड़ी के पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसके संबंध में। और खेजड़ी जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, खेजड़ी मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ी गांव के अंदर, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, ठीक है, विष्णु समाज का है एकमात्र वृक्ष मेला, वृक्षों की याद के अंदर, जहां 363 विष्णु ने अपना बलिदान दिया था, तो एकमात्र ये वृक्ष मेला है, याद कर लेना। और कल सुबह पटवारियों को थोड़ा पेपर अटेंड करने का तरीका और एग्जाम हॉल की टेंशन दूर करूंगा, आ जाना सभी साथी लाइव। आई थिंक आज मैं रात को लेट नाइट सोऊंगा, फिर सुबह जल्दी उठ के उसका थोड़ी सेशन भी लेना, कल मुझे एक और मैराथन लेनी है। अंतिम समय तक चाहता हूं कि तुम लोगों को मेरा पार लगवा दूं, शॉर्ट एंड स्वीट। आ जाना। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो वो आपकी गुरु शिखर हो जाती है। चोटियों की तो टेंशन करनी नहीं, क्योंकि हमने सारी बातें इसके संबंध में पढ़ी। एक प्रश्न ये आता है कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? संतों का शिखर, गुरु शिखर को किसने कहा? तो इसको कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा। एक जलंधर नाथ की तपोस्थली का प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था। जलंधर नाथ की तपोस्थली कहां पर? कमेंट करो फटाफट। जलंधर नाथ की तपोस्थली बताओ कहां पर है? अच्छा क्वेश्चन था। गुफा के बारे में भी प्रश्न आया था, तपोस्थली के बारे में प्रश्न आया था, गुफा के बारे में प्रश्न आया था, जलंधर नाथ की गुफा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जालोर में है, बिल्कुल सही है। अब बच्चे कह रहे सेमिनार करोगे, हमें बुलाना। सेमिनार करूंगा तो नटना मत, मुझे कम से कम 50 से 100 बच्चे चाहिए होंगे जो सेमिनार करोगे, क्योंकि हजारों बच्चों का जो इवेंट करना वो इतना आसान नहीं होता। जब तुम्हारा काम होगा तब मैं यूट्यूब पर इन्फॉर्म करके ही सेमिनार करूंगा। आ जाना आप सभी साथ, वॉलंटियर्स उनको अलग से सम्मानित करूंगा, ठीक है। रखूंगा नहीं उनका बिल्कुल भी, हाँ ऐसे बट काट दिया गुरुजी ने मेरा तो दिया नहीं कुछ, बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील, स्थल आबद्ध खारे पानी की झील जो सांबर झील है, भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। इसमें 4 नदियां आकर के गिरती है। सांबर की अगर हम बात करें, सांबर की अगर हम बात करें तो सांबर के अंदर 4 नदियां आकर गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? साउथ है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ से 4 नदियां इसके अंदर आकर गिरती है। तो लिखिएगा मेंथा है सर्वाधिक नमक लाने वाली जो नदी है, इसमें मेंथा ही है। मेंथा उत्तर से आती है और ये सर्वाधिक नमक लेकर आती है। लिखो, मेंथा सर्वाधिक नमक लाती है। किसके अंदर भाई? सांबर झील की बात हो रही है।
सांभर झील की बात हो रही है। इधर से बात करोगे तो खारी हो गई, ये यहां से खारी नदी आती है, और नीचे से बात करोगे तो आपकी जो है रूपनगढ़ हो गई, और इधर खंडेल हो गई, रूपनगढ़ अजमेर, और ये हो गई खंडेला जो आपकी खंडेला। तो ये दिशाएं हैं, चारों दिशाओं से जो नदियां आकर के इसमें गिरती है, उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सबसे ज्यादा साक्षर है? पढ़ा लिखा जिला है, कोटा है राजस्थान के अंदर। किस नस्ल की गाय को राजस्थान की जो है कामधेनु कहा जाता है? तो कामधेनु है अपनी राठी गाय को कामधेनु। अच्छा हुआ ना कि हमने पहले इनके सामने पूरी डिटेल पढ़ ली, और अब सब पा रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग भी जवानी में अच्छे से पढ़ लिया करो, तुम्हारा बुढ़ापा बीच की अवस्था सब अच्छे गुजरे। सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की? अब देखो प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर राजस्थान की ओवरऑल पूछा है, सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो आपकी चंबल नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी से कहेंगे, हालांकि इसके बारे में सारे डाटा पढ़ चुके हैं। बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी चंबल नदी है, 12मासी नदी है, एकमात्र 12मासी नदी है, ठीक है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, वो एकमात्र नदी है। साउथ से उत्तर की ओर, बाकी तो उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ जी, राजस्थान में 322 है 1000 में से। थार रेगिस्तान के 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण। अब रेगिस्तान त्रिकोण जो सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया, ये कहीं लेवल पटवारी के अंदर पूछा जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। रेगिस्तान त्रिकोण मतलब जहां बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है। तो जो बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों की हम बात करें तो थार त्रिकोण की बात हो रही है। यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये है यहाँ पर थार त्रिकोण है। ये हम शुष्क प्रदेश की बात करें, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल के शुष्क प्रदेश का एक पार्ट है, जहां बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, उनकी बात करें। एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, तो बालू का स्तूप मुक्त के अंदर त्रिकोण को अंदर थोड़ा पड़ते हैं। खरीफ की फसल राजस्थान के अंदर दिए गए ऑप्शन में से राजस्थान में खरीफ की फसल जो मक्का है, बाजरा है, चना है, धान है। तो चना है वो एक आपकी क्या हो जाती है, जो है खरीफ फसल नहीं है, ये पूछा है। ये चना है वो सर्दियों में बोई जाती है, इसलिए रबी की फसल हो जाती है। इसकी जो किस्म है चना की, सम्राट है। देखो एक याद करो, चना की किस्म राजस्थान के अंदर सम्राट हो गया, जीएनजी 16 हो गया, जीएनजी 16 हो गया, जीएनजी 663 हो गया, जीएनजी 663, और लिख दीजिए वरदान और संगम, वरदान और आपकी संगम, ये सब की सब किसकी है? चने की किस्म है, चने की किस्म है, जहां सम्राट, जीएनजी है, और वरदान है, और संगम है। लो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी झील है वो आपकी खारे पानी की झील नहीं है? हमने खारे पानी की सारी झीलें पढ़ ली है, तो पिछोला झील इसके अंतर्गत खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। ओके, पिछोला झील बार बार है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। और वैसे अरावली की सारी चोटियां मैंने लिख के भेज दी पीडीएफ में, तो कोई टेंशन है नहीं तुम लोगों को। दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम यहीं पर बना हुआ था, ठीक है, दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली रहा है, दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम, इसलिए तो संतों का शिखर कहा गया, क्योंकि संत लोग यहाँ पर तपस्या करते थे। और गुरु माता इसका एक अन्य नाम है, क्या नाम है? गुरु माता। और ये गुरु माता किसका? इसी आपके गुरु शिखर का एक अन्य नाम, उपनाम हमें मिलता है। संतों का शिखर भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, तो ये इसका एक अन्य नाम हमें मिलता है। तो ये भी आप लोग खास पॉइंट है, याद कर लेना, क्योंकि बाकी चीजें तो मैं लिखा चुका हूँ, खास खास पॉइंट है वो कुछ कुछ बाकी रह गए, तो चलो वो भी लिखा दो, बढ़िया बढ़िया शानदार। फीट के अंदर पूछ लेंगे तो क्या बताओगे? फीट के अंदर पूछ ले तो 5900 के लगभग थी फीट, वो मैंने बता दिए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बताओ, बताए थे ना, शानदार तरीके से बताए थे। और इसके अलावा यार सारी छोटी की ऊंचाई वगैरह सब बता दिए, और तो कुछ पीछे अच्छा ही नहीं। आगे आ जाओ, काली सिंध। अब सीटी ग्रेजुएशन के अब तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, चाहे सीटी के हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड के आएंगे, डिप्टी जेलर के आएंगे, अब तगड़े तगड़े लेवल है, ठीक है। तो इनको हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयारी करते रहो। हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके काली सिंध। काली सिंध ताप ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की है? तो झालावाड़ की है काली सिंध ताप बिजली परियोजना। ये आधुनिक तकनीक दिखेगा, काली सिंध सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की बात करें, राजस्थान का प्रथम पावर प्लांट है ये, है ना, इस तरह का अपने आप में 2 इकाइयां हैं, 600 इंटू 2 इकाइयां, यानी कि 1200 मेगावाट की हम कह सकते हैं 2 इकाइयां हो जाती है। काली सिंध ताप आधुनिक तकनीक। एशिया का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर, एशिया का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर यहीं पर स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे ऊंचा कूलिंग टावर यहां पर स्थापित है झालावाड़ के अंदर, काली सिंध। सीधा नाम देकर के पूछ ले।
नीचे दो कथन दिए गए हैं और प्रश्न ऐसे ही आएंगे, पटवारी वाला पेपर हो गया या आगे कोई भी हो गया। तो चना राजस्थान के अंदर रबी की फसल के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल चना है वो आपके रबी की फसल के रूप में है, और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। क्या ये कथन सही है? दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो दोनों ही कथन सही है कि सर्दियों में मूंगफली वगैरह होती है ना खेती, तो मूंगफली के साथ में तिलहन की खेती कर दी जाती है, और गर्मियों में बाजरे के साथ वगैरह में भी इसकी खेती कर दी जाती है। आप खेत में जाते नहीं हो क्या, है ना? तो ये सीधी सी बात है कि दोनों ही कथन इसके संबंध में सही है, तिलहन के संदर्भ में दोनों ही सही है। तिलहन की फसलों में कौन कौन सी फसल है? जैसे तिलहन, देखो थोड़ा सा तिलहन शब्द से केवल तिल मत समझ लेना, हम प्रमुख तिलहन फसलों की बात करें तो एक एक देखिएगा। सरसों है जिससे तेल निकलता हो, सरसों हो गया। उसके साथ साथ आपका मूंगफली, तिल, सोयाबीन, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, अलसी, अलसी भी इसी के अंतर्गत आ गया, और तारामीरा और अरंडी, अरंडी और तारामीरा, ये सारी की सारी आपकी उसके अंतर्गत आ जाएगी। हाँ, तिलहन फसलों के अंदर। और तारामीरा वाला तो ज्यादा इंपोर्टेंट है, कौन से मौसम में बोई जाती है? रबी की फसल के रूप में। आया था ना प्रश्न? हाँ जी, बढ़िया, शानदार तरीके से। 2 घंटे और टाइम अपने पास में, और अपने पास में है 140 प्रश्न, 120 मिनट में 140 प्रश्न, डबल स्पीड से चल रहा है, ठीक है, बराबर स्पीड से, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए। नरमा राजस्थान में किस फसल से संबंधित है? नरमा कपास से संबंधित है, और नरमा की ये जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर नरमा की जो किस्म है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से याद रखना। और सबसे पहले तो ये खरीफ की फसल है, कपास एक खरीफ की फसल हो जाती है, और ये जो नरमा नाम है विशेष रूप से इसको पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो कपास की किस्म है ना उसके लिए यूज किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कपास का जो नाम है वो नरमा के नाम से है, और इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर होता है। बहुत बढ़िया, सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, ऐसे हनुमानगढ़ याद रखना। और इसके संबंध में देखिएगा, खरीफ की फसल हो गई, सफेद सोना भी इसे कहेंगे, इसकी कई सारी किस्में हैं उनको देख लेते हैं। सफेद सोना, और इसकी जो किस्में है वो देखिएगा, कपास की प्रमुख किस्में लिखिएगा अच्छी वाली। नरमा है, वीरनार है, वरा लक्ष्मी है, नरमा है, वीरनार है, वराह लक्ष्मी है, और इसके साथ साथ आरजी 8 है। तो ये सब कपास की किस्में हैं, और सीधा सीधा प्रश्न इसका किस्मों का प्रश्न भी आता है। उत्पादन हनुमानगढ़ में हो गया, इसे सफेद सोना भी कहते हैं, और खरीफ की ये फसल हो जाती है कपास, और काली मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो, अमेरिकन कपास है तो वो वहां पर गंगानगर वगैरह, देसी कपास है उसे नरमा कहेंगे। कपास के बीज को बढ़िया बोलते हैं, बिल्कुल जिसका जो है गायों के लिए, भैंस के लिए, पशुओं के लिए जो है भोजन के आहार के रूप में। राजस्थान की 2 नकदी फसलें कौन सी हैं? नकदी जिनसे पैसा कमाया जाता है, तो कपास और तंबाकू, इसे आप नकदी फसल के अंदर रखोगे, कपास और तंबाकू। अब नकदी फसलों की हम बात करें तो तंबाकू का उत्पादन राजस्थान में कहां कहां पर होता है, इसकी बात करें तो जालोर है, अलवर है, झुंझुनू है। जालोर है, अलवर है, झुंझुनू, जालोर, अलवर, झुंझुनू, और इसके साथ साथ आपका करौली, ये आपके 4 जिले हैं जो तंबाकू उत्पादन के अंदर है। इसमें भी अलवर को आप अच्छे से याद रखिए, तंबाकू अलवर में ज्यादा। कपास हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और हाँ जी, नकदी फसलों की बात करें तो राजस्थान के अंदर, वैसे तो नकदी फसलें हम इंडिया लेवल पे पढ़ते रहते हैं खूब सारी, लेकिन राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं जिनसे हम नकदी यानी कि सीधा बेचने का काम करते हैं, खाने पीने का नहीं काम है, तो नकदी फसलें जो पैसा कमाने के उद्देश्य से डायरेक्ट नकदी फसलें राजस्थान के अंदर, तो एक एक करके नाम लिखिएगा राजस्थान के। देखिए, गंवार, कपास, गन्ना, गंवार है, कपास है, गन्ना है, ईशबगोल है, और तंबाकू, जोजोबा, अफीम, अफीम, तंबाकू, जोजोबा, होहोबा, ये तो इसलिए खेती की जाती है बायोडीजल, जैव ईंधन इस्तेमाल हो, जैव ईंधन बन जाए इनसे, इसलिए जोजोबा वगैरह की खेती की जाती है। गुलाब है, धनिया है, हल्दी है, गुलाब है, धनिया, हल्दी, जीरा, ये सारी की सारी आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स हो जाती है राजस्थान के अंदर, जिनमें नकदी फसलों के अंदर आप कुमार, कपास, गन्ना, अफीम, जोजोबा, गुलाब, धनिया, हल्दी, इनको काउंट करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसकी समाप्ति राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ में, तो ये हमने इसके संदर्भ में देखा है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से देखा है। जैसलमेर का मोहनगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा क्यों कहते हैं गंगानगर को, ये बताओ पहले तो। गंगानगर को खाद्यान्न का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, इस वजह से सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, इस वजह से इसे कहते हैं क्या, खाद्यान्न का कटोरा, क्योंकि यहां पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये भी याद रखो। और गेहूं उत्पादक जिलों की हमने बात की, राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न कटोरा, इसे अलग अलग नामों से जाना गया है, अन्न भंडार, अन्न कटोरा, अन्न का भंडार है,
अन्न कटोरा, ये अलग अलग नाम इसके हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने इसके गेहूं के प्रोडक्शन वाला प्रश्न देखा था कि अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछे गए थे, जिसके अंदर 18 वन रिपोर्ट चलो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वन रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों को ऐप में पढ़ा की, हालांकि पूरे साल तो तुम जमकर पढ़ो, नोट्स सारे पॉसिबल भी नहीं है, और कुछ कुछ चीजें मैं हेल्प कर सकता हूँ, लास्ट टाइम में तुम सबकी हेल्प ये चीजें आ रही थी। हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़ और उसके बाद बूंदी और अलवर हमने पढ़ा था। कत्था कौन से पेड़ की आंतरिक लकड़ी से तैयार किया जाता है? कत्था है वो आपके खैर के पेड़ की लकड़ी से तैयार किया जाता है। कथौड़ी जाति के लोग छाल और टुकड़ों को पहले उबालते हैं, ठीक है, कथौड़ी जाति के लोगों द्वारा सबसे पहले इसकी छाल को उबाला जाता है। छाल और पत्तों को उबालकर हांडी पद्धति से, कौन सी पद्धति से? हांडी पद्धति, हांडी समझते हो? तो हांडी पद्धति से तो ये कत्था तैयार किया करते हैं। उदयपुर की कथौड़ी जनजाति ज्यादा इसके लिए, ठीक है, ओके। कौन सा जीवाश्म पार्क है राजस्थान के अंदर? कौन सा एक इनमें से जीवाश्म पार्क है? ठीक है, बताओ सभी बच्चे। जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क ऑकलवुड फॉसिल पार्क, जो आपके ऑकलवुड है, जीवाश्म पार्क आपका कौन सा है? ऑकलवुड है। जैसलमेर के अंदर स्थित है ऑकलवुड फॉसिल पार्क, जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। यहाँ पर काफी मतलब 18 करोड़ साल पुराने जीवाश्म है। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन साथ साथ में याद रखी है, वेरी गुड। राजस्थान की शहरिया जनजाति, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आज के टाइम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कथन के रूप में। हाँ जी, कथन के रूप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा दिनेश, कमेंट करे बीच में व्हाट्सएप कर दे तू, है कमेंट करे बीच में व्हाट्सएप कर दे, मैं तारी हेल्प कर दूं। कोई भी दिक्कत आ रही हो स्टडी से रिलेटेड, परेशान नहीं होना, ठीक है, मैं टीम से बोल दूंगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। शहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वो 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। बिल्कुल राजस्थान के अंदर शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है वहां पर रहते हैं ये। इसमें चौहान डोडिया, देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो एक बच्चा भी आया था ना, हल्का क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन कहाँ है? तो ये इसका आंसर दे फटाफट। कहाँ गया वो श्याम, कौन था? तो डोडिया और चौहान, अब इस बार नया क्वेश्चन बना देगा दिनेश बोर्ड। डोडिया और चौहान किस जनजाति की गोत्र है? तो तुम लोग कहोगे कि शहरिया की है, और इस जनजाति के मुखिया को टपाड़ानी कोतवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोतवाल बोलते हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, टपाड़ानी कहते हैं, इसे कहते हैं कोतवाल, इसे कहते हैं कोतवाल। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनके इष्ट देव बहरू भरानी है। ये देखो नया प्रश्न, नया सा प्रश्न दे देंगे, नया प्रश्न दे देंगे कि बहरू भरानी आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, मतलब आज के टाइम में क्या क्वेश्चन थोड़े लोकल लेवल पे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। बहरू भरानी है वो इनके स्थान देवता है। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में इसको शामिल किया गया है, ये भी याद रखो। भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो इसे आदिम मतलब बहुत पुरानी आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। पीवीटीजी जिसे हम कहते हैं ना, एक योजना चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें भारतीय जनजाति को शामिल किया गया। उसमें राजस्थान की एकमात्र जनजाति है वो आपकी शहरिया ही है, इसको शामिल किया गया है। प्रमुख मेला सीताबाड़ी मेला है। इनका जो मेला याद करिए, एक इनका जो स्थान है, जो इनका घर होता है वो क्या कहलाता है, और एक लिखिएगा इनका जो है गांव है वो क्या कहलाता है। तो ये भी शहरिया जनजाति के संबंध में 3 बातें और आपको बता देता हूं, नोट करिएगा। इनका जो मेला है वो सीताबाड़ी मेला है, सीताबाड़ी मेला है जो कि 12 जिले के अंदर पड़ता है। दूसरा इनका जो घर है, उन घर को कहा जाता है टापरी, घास फूस से बने हुए घर होते, पक्के घर नहीं होते, तो घास फूस के घर, घास फूस से बने घर होते हैं, झोपड़ी टाइप। और गांव जो होते हैं उन्हें शहरोल कहते हैं, शहरोल इनका गांव होता है। तो शहरिया जनजाति के अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा कथन वाला क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है, कुछ कॉमन चीजें हैं, पता चल जाएगी, आराम से आंसर दे सकते हो। आंसर दो भाई। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में, देखो ये लेवल अच्छा था उस समय, कभी पूछा गया साल भर पहले का। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में आपका पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है। पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और पर्याप्त मात्रा में चूना पाया जाता है। जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए पोटास, ये ठीक है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन है तो इसका एक सही है, और हाँ नाइट्रोजन की है वो कमी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो एक कथन सही है इसमें, मैंने इसको बहुत डिटेल में करवाया है, और कथन 2 है इसके अंदर गलत है, पर्याप्त नहीं है बल्कि कमी होती है। अगला देखिएगा, राणा लाखा के शासनकाल में 1382 से लेकर के 1421 जिसका टाइम था, लाखा के समय 1382 से 1421, तो लाखा के समय पिछू बंजारा के द्वारा, पिछोला झील का पिछू या चित्र बंजारा, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्र या पिछू बंजारा, बंजारा समझते हो घूमने फिरने वाली जाति होती है,
तो पिचू या चित्र बंजारे के द्वारा लाखा के टाइम में इसका निर्माण करवाया गया था। यह है पिचोला झील आपकी उदयपुर की। अगला है राजस्थान के जिनमें से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है। दाल में कच्चा माल कहां से आएगा, खेती से, चावल में भी खेती से, कपास में भी खेती से, लेकिन लोहा और इस्पात उद्योग है जहां खेती से कच्चा माल नहीं आता है। ये अपने आप में याद रखने लायक है। तो थोड़ा सा प्रश्न याद कर लेते हैं कि उद्योगों के जो प्रकार है उनके अंदर हम लिख लेते हैं कि आपका खनिज कृषि और वन आधारित, खनिज कृषि, और तीसरा है आपका वन आधारित प्रमुख उद्योग। ठीक है, तो प्रमुख उद्योगों के अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें खनिजों की बात करें, खनिज आधारित उद्योग की बात करें, सीमेंट, लौह इस्पात, ये थोड़ा वर्गीकरण याद कर लो, प्रश्न आते हैं। सीमेंट है, लौह इस्पात है, कांच उद्योग है भाई, कांच उद्योग है, और इसके साथ सीसा, जस्ता, नमक, सिरेमिक, सीसा, जस्ता, नमक और मिट्टी से संबंधित सिरेमिक। तो ये आपको याद रखना है सारे के सारे। अब इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर आधारित उद्योगों की अगर बात करें तो कौन से हैं? चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति घी, चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति घी एग्रीकल्चर से आधारित, और खाद्य तेल, तंबाकू, खाद्य तेल, तंबाकू, ये सब जो माल है वो आपके खेती से प्राप्त होता है। ये आपका सीमेंट, ये सब खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा वाला है जिसके अंदर आपके वनों की जो उपज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कागज, माचिस, रेशम, कागज, माचिस, रेशम और लाख उद्योग, ये सब आपके क्या है, वन आधारित उपज है। इसमें रात में एक रबड़ भी साथ में ऐड करो, रबड़ उद्योग। ये उद्योगों का प्रमुख वर्गीकरण है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के टाइम में सीधे सीधे प्रश्न भी एग्जाम में इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो 2 घंटे का टाइम है, सब्र रखना, मैं हिम्मत हारा नहीं हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, उद्योग का वर्गीकरण जो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा किस प्रकार का उद्योग है, तो थोड़ा सा इसके संदर्भ में याद कर लेना डाटा को। ठीक है, तो ओके, अब ये जानकारी आपकी हो गई है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के अंदर आपका कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल दोनों, मतलब इरिगेशन के लिए भी और आपका जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो राजस्थान का कौन सा बांध है? तो वो आपका कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर बांध हो गया। और ये चंबल नदी पर बना हुआ है, इसके ऊपर हमने बात की थी। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है, रावत भाटा के अंदर है, रावत भाटा आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है राजस्थान के अंदर, जिसमें इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, इट मींस ये ज्यादा पानी इसमें स्टोर कर सकता है। और भी इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसकी जो 4 इकाइयां है 4 into 43, दैट इज आपका 172 मेगावाट, 172 मेगावाट क्षमता का। तो ये भी अच्छा प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, मिट्टी वाला कथन पिछले 1 साल से दिया जा रहा है। इस प्रकार से दोबारा कुछ प्रश्न आ जाए तो तुम लोग थोड़ा अलर्ट रहना इसके लिए। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी आपके मूंगफली और कपास की खेती के लिए बेस्ट है। तो दिए गए कथन में आपके दोनों ही कथन यहां पर एकदम सही है, सटीक है लाल पीली मिट्टी के संबंध में। हाँ, लाल पीली मिट्टी आपके राजस्थान के मूंगफली और कपास, जब कपास तो काली मिट्टी होता है लेकिन मूंगफली साथ में दिया हुआ है, इसलिए इसको आप सही मान सकते हैं, है ना, ये दोनों साथ में दिया है। तो दोनों की कथन सही। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने लायक है, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, किस झील में मेंथा नदी का विलय होता है? तो आपकी जो है आपकी सांबर झील है, जहां पर वो नमक लेकर के आती है। तो ये मेंथा झील की हमने बात की थी, सांबर झील में उत्तर दिशा से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील यही सांबर ही हो जाती है। जिनमें से कौन सा कथन राजस्थान के शरद मानसून, सर्दीय मानसून यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है उसके संबंध में सही नहीं है? देखो, शरद मानसून जो सर्दियों का मानसून होता है, विशेष रूप से हम बात करें दिसंबर से जैन, जो उस टाइम की बात है, जब सितंबर के बाद जब मानसून वापस लौटता है, मानसून हवाएं 6 महीने के लिए मतलब उसकी दिशा बदल जाती है वापस। तो पहला कथन ये कह रहा है कि हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव समूह केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। कौन सा एक कथन सही नहीं है? हालांकि ये तो जो प्रश्न राजस्थान के शरदी मानसून के संबंध पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी पेपर के अंदर इसी लाइक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। हिमालय के उत्तर में जो ITCZ है उसकी बात हो रहा है। ITCZ पहले क्या होता है, जो है आपके गर्मियों के अंदर ITCZ है, गर्मियों में यहाँ पर होता है उत्तरी भाग में, और फिर वो ऊपर की ओर चला जाता है वापस, तो दबाव क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्या ये सही नहीं है? सर्दियों के लिए ये सही नहीं है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। कि इतने बड़े बड़े ऑप्शन, बिल्कुल अभी लेंदी पेपर आ रहे हैं और प्रश्न है वो बड़े होंगे, बच्चे को सोचने का भी टाइम नहीं मिले। बोर्ड चाहता है कि जिस बच्चे ने अच्छे टेस्ट पेपर दिए है, जिसने अच्छे से पूरे साल डीप स्टडी की है, उसका सिलेक्शन हो। आप देख लो तुम लोग, ठीक है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलती है। नहीं, ये गर्मियों के मानसून की बात कर रहा है। ये तो होता है आपके गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में नहीं होता है ना। गर्मी में होता है आपका लो प्रेशर स्थल पर बनता है, स्थलीय जो भाग है वहां पर गर्मियों के टाइम में लो प्रेशर बनता है, सर्दियों में नहीं बनता। सर्दियों में लो प्रेशर कहां बनता है? सर्दियों में लो प्रेशर है वो समुद्र पे बढ़ेगा।
क्यों बढ़ेगा सर? और उत्तरी राजस्थान वगैरह यहाँ पर है आपके, जो हाई प्रेशर क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हाई रहेगा, सर्दी में प्रेशर हाई रहता है जमीन पे। और ठीक है, तो समुद्र में क्या बन जाएगा? समुद्र में बन जाएगा आपके निम्न ताप, निम्न हो जाएगा। यहाँ उच्च उल्टा दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, ये उच्च होना चाहिए। अब ये कथन गलत हो गया, सही नहीं है, बाकी सब सही है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं सूखी होती है, ये सही है। और इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागर चक्रवातों के संपर्क में आने पर वर्षा लेकर के आती है। हिमालय के उत्तर में एक दबाव क्षेत्र होता है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना? तो हाँ, इसमें हवाएं कैसे चलती है? दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं चलती है इसमें। सर्दियों के मानसून के टाइम की बात हो। सेकंड ग्रेड की क्लासेस मेरी बेटा 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है। आपका भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, एडमिशन ले लीजिए फटाफट। दिसंबर में इस बैच को मैं खत्म करूंगा, ठीक है? दिसंबर में इस बैच को खत्म करूंगा, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सबके जीके के पेपर को दिसंबर में खत्म करूंगा। और आप लोग सभी अभी ऑफर का लास्ट डे 1-2 दिन और बचा है, फटाफट एडमिशन ले लीजिए। फिर मैं नॉन स्टॉप चलूंगा, क्लासेस कंप्लीट करूंगा, ठीक है? आगे प्रश्न में देखो, इंदिरा गांधी नहर है वो किन नदियों पर इंदिरा गांधी नहर है वो आपकी कौन सी नदियों पर बनेगी? व्यास और सतलुज की बात करें, इस प्रश्न में आप पहले भी आया था, रिपीट हुआ है पिछले 1 साल में 3 बार रिपीट हो चुका है, व्यास और सतलुज। 150 प्रश्न और है भाई, 150 प्रश्न और है, 1.5 घंटा और है अपने पास में। हाँ, हार नहीं मानता हूँ मैं, ठीक है ना? डरता नहीं हूँ मैं किसी से। चलो आ जाओ फटाफट, तुम लोगों में भी जोश आना चाहिए, मेरे को देख के आना चाहिए ना। तुम्हारा सरस्वती ने एक बनाया तुम्हारे सामने पुतला, ठीक है, पुतला बनाया मेरे जैसा। तो सांसी जनजाति के संबंध में कथन तो ऐसे ही आएंगे, पेपर ऐसे ही आएंगे आगे। अब 2025 के पेपर देख लो, और रामबाण बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए। सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सांसी आपके भरतपुर में होती है। और सांसी के अंदर बीजा और मावा नहीं है। सांसी जनजाति के अंदर बात करें तो आपके जो बीजा और माला होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह ऐसे दे रखी है, तो हम इसको सही मान लेते हैं क्योंकि ऐसा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो इसमें बीजा और माला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीजा एंड माला, बीजा और माला होना चाहिए। बीजा और माला क्या होता है? अधीनस्थ बोर्ड भी कई बार है ना थोड़ा सा, हाँ, इनके अंदर कुकड़ी रस्म भी प्रचलित है, और भी बहुत सारी बातें इनके सामने पड़ते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सामान्यतः किसके लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है? देखो, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए एक परंपरागत तकनीक है। टांका कह दो, इसे कुंड कह दो, कुंडी कह दो, ठीक है, भूमिगत हौद कह सकते हैं, कुंड कह सकते हो, कुंडी कह सकते हो, टांका कह सकते हो, और भी परंपरागत तकनीकें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। आगे देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु। अब इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभिक बिंदु है वो आपके कौन से राज्य के अंदर है? मतलब तो फटाफट देखो, शुरुआत जहां से होती है तो फीडर नहर के रूप में जहां से आती है, मछतावली हेड में जहां एंटर करती है, मछतावली हेड से, तो राजस्थान से पहले ये कहां से आती है? पंजाब से, ठीक है। हरिके बैराज, उद्गम हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब, उद्गम इसका देखिएगा, हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब, और हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब। अपने पड़ोसी को जगाओ भाई, सभी एक कान के नीचे हल्की सी लगा के, कर क्या रहा है, कर क्या रही है, क्लास देख, सोने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। हाँ जी, बाकी तो हमने सब कुछ पढ़ लिया था इसके संबंध में, ओके। आगे आ जाओ, जवाहर सागर बांध है वो निम्न में से कौन सी नदी पर बना हुआ है? बताओ, ये 4 बांध के संबंध बात की थी चंबल, तो ये बोराबास गांव कोटा के अंदर बना हुआ है, बोराबास गांव कोटा के अंदर, बोराबास गांव, और बोराबास गांव आपके कोटा के अंदर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, याद रखना। पिकअप बांध है, और पिकअप बांध मतलब एक्स्ट्रा पानी के लिए, चंबल के लिए, तो ये एक पिकअप बांध है, और इसकी 3 इकाइयां हैं विद्युत की, तो 3 गुना करोगे आप 33 मेगावाट की, तो टोटल 99 मेगावाट है ना। इसकी जो क्षमता है वो आपकी कितनी हो गई? 99 मेगावाट की होगी। इस प्रकार से चंबल का जो जवाहर सागर बांध है उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। बस 1.5 घंटे का मेला और है, आ जाओ सारी साथी, धमाकेदार। सुबह से 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका है, मजाक समझेंगे। आ जाओ सारे साथी, आ जाओ फटाफट, इतनी बढ़िया क्लास, इतनी इंपोर्टेंट क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील है? अब ताजे पानी की झील है सांबर उदय सागर है। उदय सागर झील की बात करें तो आयड नदी के पानी को रोक करके उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आयड नदी में महाराणा प्रताप जी के पिता, तो आयड नदी के पानी को रोककर, चलो 300 क्वेश्चन पे मेरा नंबर दूंगा सभी को, और टीम के भी नंबर दूंगा, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जुड़ जाओ फटाफट। आयड नदी को रोककर उदय सिंह के समय में, अब देखो बड़ा भारी पड़ता है यार, लाखों बच्चे होने के बाद में मैसेज पे रिप्लाई करना बहुत टेढ़ी है, उन्हीं देर बेटा नाराज हो जाते हैं, ठीक है। उदय, तो ये आपके उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, उदय सिंह द्वारा। अगला प्रश्न देखो, ताजे पानी की झील, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन। ये आंसर तो करो फिर, अब क्या कठिन पेपर आज मजा आया, तो कठिन पेपर ही आना चाहिए मजा। तो धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन, इसकी हमने बात की थी, ये एक गैस से आधारित प्रोजेक्ट है, राजस्थान की तीसरी गैस आधारित परियोजना है, ठीक है। तो इसका संचालन कौन करता है तुम लोग बताओ? 3rd गैस आधारित, आफ्टर देवगढ़ और जैसलमेर वाली के बाद में 3rd गैस आधारित, राजस्थान की तीसरी गैस आधारित ये परियोजना हो जाती है। हम इसके संदर्भ में बात करें, धौलपुर कंबाइंड वाली, चंबल के किनारे ये विकसित की गई है, और इसकी 3 इकाइयां हैं, 110 × 3, ठीक है।
चंबल किनारे 110 गुणा 3 यानी कि ये आपका 330 मेगावाट विद्युत उत्पादित क्षमता वाला है। ठीक है, तो इसका संचालन कौन करता है? ABCD आंसर आने लगे, मतलब आंसर थोड़ा तो बिगड़ रहे तुम्हारे। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सी आंसर इसका बिल्कुल सटीक है। तो तीसरी धौलपुर हो गई, पहली अंता थी, दूसरी वाली आपकी रामगढ़ जैसलमेर होगी। गैस विद्युत परियोजना बताई नहीं थी क्या? देखो फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात कर लेते हैं। गैस आधारित विद्युत परियोजना, राजस्थान की गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं में ये तीसरी गैस आधारित विद्युत परियोजना है। पहली देखो अंता 12 है, दूसरी रामगढ़ जैसलमेर है। पहली अंता जो कि 12 के अंदर स्थित है और दूसरी आपकी रामगढ़ के अंदर है। देवगढ़ वाली मत करना भाई, देवगढ़ वाली तो वो है पवन ऊर्जा संयंत्र है। रामगढ़ जैसलमेर, देवगढ़ वाली तो पवन ऊर्जा वाली, ये दो है आपकी स्टार्टिंग की। और तीसरी ये है धौलपुर कंबाइंड वाली गैस आधारित इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन संयंत्र। तीन बता दिए, तीनों के तीनों अच्छे प्रश्न, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, सुमेलन वाले पूछे जा सकते हैं, याद करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वापस से एग्जाम में रिपीट होने के फुल चांस है इसके। पासामेट्स, ऑर्थोड्स, ऑर्थेट्स और फ्लैंट ये किस मिट्टी के उप प्रकार हैं, ये बताओ। अब देखो सबसे पहले हम मिट्टियों के प्रकार की बात करते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से अच्छे से देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मिट्टियों के हम प्रकार देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान के अंदर मिट्टियों के प्रकार, जैसे इधर आप देखोगे तो जो है आपका एरिडी सॉल है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र के अंदर एरिडी सॉल है, फिर शुष्क क्षेत्र के बाद में एरिडी सॉल, एरिडी सॉल के बाद एंटी सॉल, एंटी सॉल के बाद में आपका अल्फी, इंसेप्टी, अल्फी, देखो इंसेप्टी, वर्टी, सबके अलग अलग लिख देते हैं। जैसे एरिडी सॉल, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एरिडी सॉल जो मिट्टी है उसके उप प्रकार कौन से हैं, परीक्षा में आएगा। एंटी सॉल जो है उस एंटी सॉल के उप प्रकार कौन से हैं, एंटी सॉल के उप प्रकार। और इधर हो गया हाड़ौती वाला जो वर्टी सॉल है, वर्टी सॉल हाड़ौती का। और ये वाला हो गया इंसेप्टी सॉल, कौन सा हो गया, इंसेप्टी सॉल हो गया। और उधर अल्फी सॉल हो गया, इंसेप्टी सॉल, इंसेप्टी सॉल, और ये हो गया अल्फी सॉल। अब इनके जो उप प्रकार हैं वो अब तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा, अगर 11 से पढ़ा है तो इनके उप प्रकार है वो एग्जाम में थोड़े पूछ लिए जाते हैं। आज के टाइम में बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। उप मृदाकणों की बात करें तो उप मृदाकण है वो आपका ऑर्थिड है, इसका है ऑर्थिड, ऑर्थिड। और एंटी सॉल जो है इसका उप मृदाकण सोमेंट्स और फ्लुएंट्स है, सोमेंट्स एंड फ्लुएंट्स। तो इस दिए के प्रश्न का आंसर हो गया आपका एंटी सॉल। तो इसका तो मैं यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि इसके उप मृदाकण है जो पासामेंट्स है और ऑर्थेट्स है, फ्लुएंट्स है, ये एंटी सॉल के हो गए। तो दूसरे के क्लियर हो गए। एंटी सॉल की हम बात करें तो है हैप्लुस्थाकस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, हैप्लुस्थालकस, हैप्लुस लिखो इसको, हैप्लुस्थालकस। और वर्टिसॉल है, इसका जो उपमृदाकण है वो है आपका पेल्यूस्टर्टन, पेल्यूस्टर्टन। और एक और है क्रोमस्टर्टन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्रोमस्टर्टन, क्रोमस्टर्टन। और इंसेप्टिसॉल है, इसका है आपका कौन सा वाला, इसका है आपका हाँ उस्ट्रोकेकस। तो थोड़ा सा याद करिएगा, थोड़ा कठिन प्रश्न है, याद करना पड़ेगा। अरे बार बार कह रहे हो सबसे पश्चिम में एंटी होगा, बेटा पश्चिम में एरिड में 10 बार तो मैंने बोल दिया है, समझ में कोई नहीं आया। फिर भी एरिड मतलब शुष्क क्षेत्र होता है, सेमी एरिड अर्ध शुष्क होता है। हाँ, तो यहां पर देख लो कि आपका एरिड होता है उसका ऑर्थिड होता है, एंटी के बता दिए, एल्फी का हैप्लुस्थालकस, और टर्टन है वो वर्टी का टर्टन, टर्टन याद हो जाएगा यहाँ से। इंसेप्टी का उस्ट्रोकेकस, थोड़ा नाम टिपिकल है, थोड़ा 2-4 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, एरिड हाँ ड्राई लैंड है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधी सीधी पीडीएफ में देख लेना। किस शोध में काजरी संस्थान के रूप में स्थापित, देखो ये बढ़िया प्रश्न है कि काजरी की स्थापना है वो किस रूप में की गई, काजरी की स्थापना किस रूप में की गई। आजो 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 आजो, काजरी का फुल फॉर्म अगर पता होगा ना तो पता चल जाएगा कि इसकी स्थापना किस रूप में की गई। क्या बात है, 10,000 लाइक भी पूरे कर दिए, शाबाश। 15,000 लाइक का टारगेट अगले 1.5 घंटे में, फटाफट शेयर करो सभी दोस्तों को, बहुत बढ़िया। सेंट्रल एरिड शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर टिकाऊ कृषि प्रणाली, इसका फुल फॉर्म जब आप पढ़ते हो ना तो ये है आपका काजरी का, जो काजरी एक शोध संस्थान है जो कार्य शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में वनों का विकास। देखो शुष्क अर्ध शुष्क, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन है ये, एरिड मतलब शुष्क, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर इनके अंदर वनों का विकास, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर वनों का विकास, ये काजरी है। मरुस्थल की पारिस्थितिकी को बनाए रखना, एक और लाइन लिख लो कि मरुस्थलीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी को, मरुस्थलीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखना। तो ये थोड़े से आपके यहाँ पर मतलब ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा,
नेक्स्ट, राजस्थान का निम्नलिखित में से आपका कौन सा बांध है वो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो आपका जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? तो माही बजाज सागर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है, बोरखेड़ा। और ये हमने इसके संबंध में 100% इसकी जो बिजली है, 100% जो बिजली है इसकी पूरी 100% बिजली है वो आपको राजस्थान को ही मिलती है। 100% बिजली राजस्थान को मिलती है। तो ये भी इसके संदर्भ में याद रखना कि ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है और इसकी 100% बिजली है वो राजस्थान को ही प्राप्त होती है। यार दबा के शेयर करो अगले 1-1.5 घंटे, इतना शेयर के सब दोस्तों के पास वीडियो पहुंचा दो। रात के 10 बज रहे, सुबह 10 बजे 11 बजे आया था सिर्फ एक रोटी खा करके। लिक्विड के बेस पे जिंदा हूं, चिंता मत करो, चेहरे पे मुस्कान गायब नहीं होगी क्योंकि तुम लोगों का प्यार मेरे साथ है। इस चैनल को तुम लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया पिछले 1 साल में, अच्छा लगता है दिल से तुम्हारे लिए खड़े रहना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पहला चरण है वो उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? सीईटी ग्रेजुएशन के पेपर देख लेना, कोई भी अधीनस्थ बोर्ड का पेपर देने जाओ। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाले क्वेश्चन है सीईटी ग्रेजुएशन में, अच्छे से देख के जाना, ठीक है, अच्छे से देख के जाना। हाँ जी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण के अंदर तो नहीं, दूसरे चरण के अंदर पूंगल से लेकर के आगे है, तो पहले चरण के अंदर बाढ़ में शामिल नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। पहले चरण के अंदर आपका ये नहीं है। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन खान कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन खान राजस्थान की कौन सी होगी? रामपुरा आगुचा खदान है जो कि आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। रामपुरा आगुचा जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जस्ते की खान है गुलाबपुरा आगुचा और तिरंगा क्षेत्र भी इसी के साथ है ना, गुलाबपुरा आगुचा और तिरंगा। गुलाबपुरा तो गुलाबपुरा आगुचा हो गया और इसके साथ साथ आपका तिरंगा क्षेत्र हो गया। यह भी आपका कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर है, जो कि जस्ते के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में जो जिंक है ना, उस जिंक का प्रोडक्शन कहां कहां होता है उसका मैप आई थिंक मैंने आप लोगों को करवाया था पीछे। चौथ बरवाड़ा, राजसमंद का सिंधेश्वर खुर्द है, सिंधेश्वर कला है ना। फसल के उपयुक्त मेल किए गए हैं कि देखो बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है साल भर पहले जो पेपर हुआ था ये, उसमें ये करवाया नहीं गया था मेरे द्वारा 2025 के पेपर में, उसके बाद के प्रश्न लेकर आया हूं। रबी गेहूं रबी की फसल है और इसकी किस्म है वो आपकी सोनाड़ा है। तो ये तो यहाँ पर एक तरफ तो दी गई है किस्म और एक दी गई है आपकी ऋतु, कौन सी ऋतु के अंदर इसका प्रोडक्शन है ना, एक आपकी दी गई है फसल। तो अब आपको बताना है चावल रबी की है और बासमती उसकी किस्म है। तो देखिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त जोड़े का चयन करना है इस दिए गए ऑप्शन के अंदर। चावल रबी की फसल है क्या पूछा, ये भी समझना पड़ेगा बेटा इसको। चावल है वो रबी की है लेकिन है क्या रबी की नहीं है, ठीक है। सही विकल्प का आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर जो है आपकी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधीनस्थ बोर्ड ने ए को माना था, जिसका ए आंसर है वो सही है, ठीक है। तो गेहूं की किस्म बेटा रट के जाना, सोनाड़ा तुम्हें याद नहीं है तो फिर क्या करोगे, है ना। गेहूं रबी की फसल है लेकिन सोनाड़ा के बारे में कंफ्यूजन है बच्चों का, और चावल में रबी में कंफ्यूजन है तुम्हारा, इसमें कंफ्यूजन है। मक्का की विजय तो तुमने पढ़ी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ गेहूं की किस्मों की बात करें, सोना कल्याण मैक्सिकन सोना लिखो, सोना कल्याण मैक्सिकन सोना, नई किस्म लिखूंगा मैक्सिकन सोना, सोनाड़ा, ये सोनाड़ा भी याद कर लेना साथ साथ में। शरबती चंबल जीएस, शरबती चंबल जीएस, चंपारण शारण सोनेरा शेरा, चंपारण शारण सोनारा शेरा, ये सब इसी की किस्में है। दुर्गापुरा, ठीक है, वो तो मैंने दुर्गापुरा 65 वो भी लिखी थी, लेकिन ये कुछ नई किस्में हैं जो शेरा है, सोनारा है, शारण है, ये क्या है क्या पता इस बार नई किस्म पूछ ले। शारण है, चंपारण है, तो पढ़ा तो आपने दुनिया भर का है, लेकिन ये तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी आ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इसको याद कर लेना भाई। आगे देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की वह नदी जो आपके अरब सागर में गिरती है वह लूणी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली लूणी नदी है। इसके किनारे है वो मलिनाथ पशु मेला भी पड़ता है, ठीक है। बालोतरा तक मीठी रहती है, बालोतरा तक मीठी रहती है, और जो मलिनाथ पशु मेला इसी के किनारे, मलिनाथ पशु मेला भी इसी के किनारे बढ़ता है। और अन्य बातें हमने इसकी शायक वगैरह देखा था। एक सभ्यता है जो तिलवाड़ा की है, वो इसी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, तिलवाड़ा की सभ्यता। तो ये लूणी नदी के बारे में जो अरब सागर में गिरती। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की माही बजाज सागर परियोजना, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। बड़ला सोलर पार्क राजस्थान में कौन से स्थान पर स्थित है? आप इसे फलोदी बोलेंगे इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर इस ऑप्शन को अगर कट करोगे तो नया जिला है वो आपका जोधपुर की जगह क्या हो जाएगा? फलोदी जिला हो जाएगा। तो नए जिलों के अनुसार हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 41 जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डाटा आपके नए भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ला सोलर पार्क की बात हो रही है। बड़ला राजस्थान का पहला सोलर पार्क है, लिखिएगा। बड़ला के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखा देता हूँ। बड़ला सोलर पार्क राजस्थान का पहला सोलर पार्क है। ये 4 इकाइयां हैं, 4 चरण है ना। फर्स्ट सोलर पार्क
फर्स्ट सोलर पार्क है राजस्थान का, जहां पर खूब फोटोवोल्टिक प्लेट लगी हुई फलों के अंदर। जाके देखो बड़ला के जो 4 चरण है, पहला है आपका स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट की बात करें 65 मेगावाट, देखिएगा आगे देखिएगा। पहला मेगावाट, पहला जो कोई भी चरण स्टार्ट होता है ना, तब क्या होता है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको स्टार्ट किया जाता है, क्या ये सफल रहेगा नहीं रहेगा उस नजरिए से। तो पहला है 65 मेगावाट का। पहला जब चरण स्टार्ट हुआ था उस समय ये स्थापना जब की गई थी 65 मेगावाट, ठीक है, 65 मेगावाट। अब यहां पर जो इस समय इस कंपनी जो इसकी जो संचालक कंपनी थी पहले चरण के अंदर, जो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा है स्टेज 2, लिख दीजिएगा। सेकंड वाला जो है वो आपका स्टेज 2 है। अब स्टेज 2 के अंदर इसकी क्षमता है वो बढ़ाई गई और इसकी क्षमता है वो आपके 680 मेगावाट की हो गई। कंपनी वही रही जो सैम है, ठीक है। सेकंड वाला है जो वो आपका 680 मेगावाट की, 680 मेगावाट क्षमता, और ये जो कंपनी है वो आपकी क्या है, यहां पर सैम रहती है। तो जो कंपनी है वो आपके सैम रहती है, ठीक है। तीसरे स्टेज की बात करें तो यहां पर स्टेज नंबर आपका जो 3 आता है, उसके बाद स्टेज नंबर 4 आता है। बड़ला सोलर प्रोजेक्ट के संबंध में स्टेज नंबर आपका 3 है। हाँ जी, स्टेज 3 के अंदर सूरज जो सौर ऊर्जा कंपनी है सूरज, उसके द्वारा 1000 मेगावाट यहां पर लिखोगे आप। स्टेज जो आपका 3 है उसके अंदर 1000 मेगावाट क्षमता, और जो सूरज ये एक सोलर कंपनी है, सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा। और चौथा चरण यहां पर स्टेज, ये टोटल 2245 मेगावाट की है ना, 2245 मेगावाट के अंदर जो चौथा जो चरण है वो है आपके 500 मेगावाट का, मैसर्स अडानी ग्रुप के द्वारा। 500 मेगावाट, 500 मेगावाट और मैसर्स अडानी ग्रुप के द्वारा, मैसर्स अडानी समूह, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। टोटल 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट ये आप कहोगे कुल क्षमता इसकी ना, कुल विद्युत उत्पादन। और इसमें 4 स्टेज है, 1 2 3 4। कौन कौन सी कंपनी है वो भी मैंने लिख लिया, और यहां पर तो सीधा सा प्रश्न था, लेकिन अपन ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, बहुत शानदार तरीके से। अब आगे बढ़ो फटाफट। हाँ जी, बस 1 घंटा और है और 100 सवा क्वेश्चन है। स्पीड बढ़ाए तो शेयर करके आ जाओ फटाफट, स्पीड बढ़ाते हैं भाई, कम ऑन आ जाइए। बांस का जंगल राजस्थान के में से किस जिले में पाया जाता है? बांस राजस्थान के अंदर हम बात करें, बांस का जंगल आपके बांसवाड़ा के अंदर उत्पादन जिले विशेष रूप से उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, 12। चलो बांस के पेड़ बता देता हूं, हालांकि इसको बीच में घास से विरोध हुआ था, घास से हटा, पेड़ से हटाने का, पेड़ से हटाने को कहा गया था। तो यहां पर आप इसको बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूमपुर, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सलूमपुर है, इसके साथ साथ आपका सिरोही, चित्तौड़, कोटा, 12, सिरोही है, चित्तौड़ है, कोटा और जो 12 है, यहां पर जो है बांस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। मैं आपके अंदर सारी चीजें लिख दी, कोई लफड़ा ही नहीं है। आदिवासियों का हरा सोना इसे कहेंगे, है ना, इसे हरा सोना, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाने जाएगा, और ग्रीन गोल्ड और आदिवासियों का हरा सोना एक प्रकार की घास की कैटेगरी के अंदर आएगी, है ना। हरा सोना किसका? आदिवासियों का हरा सोना, और घास श्रेणी के अंदर आता है, कैटेगरी इसकी घास है, ठीक है। क्योंकि पेड़ की, जब पेड़ की इसको पेड़ की श्रेणी में शामिल किया गया था, आदिवासी लोग जब इसको काट रहे थे तब प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उन्होंने कहा हम जिएंगे कैसे, तब इसको घास की श्रेणी में रखा गया। अगला प्रश्न शेयर करो भाई सारे, आ जाओ। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? मैदान है, मरुस्थल है, पठार है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर चूलिया जलप्रपात की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर आएगा। ना जिला पूछा है ना नदी पूछी है, सीधा इतना पूछा है कि ये आपका पठारी क्षेत्र के अंदर, तो सीधा सा प्रश्न है। स्पीड बढ़े महेंद्र सिंह धोनी की तरह। राजस्थान के कुल भूभाग में, और भारत के कुल भूभाग में राजस्थान है वो 10.4% एरिया के साथ में सबसे बड़ा राज्य है, संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है। और 1/10 जमीन हमारे पास में है पूरे इंडिया की, 1/10 जमीन, हाँ 1/10 देश के भौगोलिक क्षेत्र का। और विश्व का अगर बात करें 0.25% विश्व की जमीन हमारे राजस्थानियों के पास में है। विश्व की जमीन 100 में से ओनली 0.5। अच्छी बात है, कई देश भी ऐसे नहीं है जिनकी इतनी लैंड एरिया जिनके पास हो, ठीक है। ओके तो आगे आ जाओ भाई, बस अब 1 घंटा हो रहा है, शेयर कर दो तुम लोग भी। रोजवुड, महोगनी, एबनी प्रजाति के पेड़ इनमें से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? कमेंट करो तुम लोग फटाफट, मैं भी देख लूं। देखो तो सही क्लास से चलते कितना हो गया। अच्छा 10 घंटा 46 मिनट हो चुके हैं। इट मींस 1 घंटा 14 मिनट और टाइम है, 1 घंटा 14 मिनट और टाइम है। मतलब 11 बजे काउंट करना पड़ता है भाई, 11 घंटे और 20 मिनट पे क्लास को खत्म करना, 11:20 पे। आगे बढ़ो भाई, आगे आ जाओ। सारे साथी लाइव आ जाइए।
अपन 11 घंटे से लगातार लाइव बने हुए हैं। अब सिर्फ 1 घंटा और है लाइव क्लास में। आप सभी साथियों का मैं इंतजार कर रहा हूं। आ जाइए, आधे को बुलाना पड़ता है, लखनऊ के लाडे है ना सब। अच्छा, मनोहर, संगीता, गुरु कृपा, टीना, सतीश, पीयूष, वॉइस भेजा मैंने, आएंगे बच्चे। चलो तो फटाफट 1 घंटा और है, स्पीड बढ़ाते हैं। रोजवुड, महोगनी और एबनी, ये आपके राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? हाँ जी, एबनी ये प्रजाति आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रजाति है। याद रखिएगा, आबू के पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, आबू क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये एक प्रकार की कह सकते हैं कि हम सदाबहार वनस्पति है, लिखा हुआ है नाम में स्पष्ट है, सदाबहार वन है ये। और ये आपके जो है वर्षा वगैरह, आम, बांस, सागवान, जामुन वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। बांस आपको पता है सिरोही क्षेत्र के अंदर होते हैं, हमने इसकी पहले भी बात की थी। हाँ जी, राजस्थान के उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने, उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन राजस्थान के अंदर कहां पाए जाते हैं? उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन जो पाए जाते हैं उनके अंदर उन वनों का जो प्रकार है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो आम और नीम है जो उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनों के अंदर जो है न्यूनतम वर्षा वाले जो वन है, जिसमें न्यूनतम वर्षा जहां होती है, डिस्कस वनों वाला किया था पहले, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और इमारती लकड़ी प्रदान करता है? आपका रोइडा है, जो आपका टिकुमेला अंडुलेटा, इसका वनस्पतिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला अंडुलेटा इसका वनस्पतिक नाम है। राजस्थान की मरुसेबा इसके उपनाम, राजस्थान की मरुशोभा, थार का सागवान या मरुस्थल का सागवान कहते हैं इसको, मरुस्थल का सागवान उपनाम से इसको जाना जाता है। रोइडे का वृक्ष है। 1983 के अंदर इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। सॉरी, राज्य पुष्प की बात है, राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष दोनों 83 की है, ये भी याद रखो। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, आपके सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। ये आपके कौन सा हो गया? बड़ला सोलर पार्क है, जो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका राजस्थाान लघु उद्योग निगम की स्थापना है, वो आपके कब की जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 के अंदर लघु उद्योग की स्थापना की जाती है, जो कि राजसी को है 3 जून 1961 को। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को होती है। ये लघु उद्योग निगम यानी कि ये कौन सा है? इसका जो फुल फॉर्म है लघु उद्योग निगम है और शॉर्ट में इसको हम कहेंगे राजसी को है। 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की गई। और इसके अंदर देखिएगा मुख्यालय जयपुर के अंदर है, मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर। इसे एक जो है पब्लिक फील्ड की पब्लिक लिमिटेड का दर्जा 1975 के अंदर, 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा 1975 में मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दर्जा। तो 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा, 1961 के अंदर ये एक लघु उद्योग यानी राजसी को 3 जून 1961 को स्थापित होता है। निम्नलिखित में से, अच्छा टेलीग्राम से वॉइस सुन के आए हो, शाबाश। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान में आदिवासी बहुल, कौन से परियोजना से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? क्रांतिकारी परिवर्तन आया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। कौन सी परियोजना? तो आदिवासी परियोजना तो आपकी माही बजाज सागर परियोजना है। ये आदिवासी बहुल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। अच्छा, नजर उतारने ना सर, अरे यार नजर क्या लगे, तुम इतने भाई बहनों से मेरे प्यार इतना बरसाते हो, क्या एक नजर लगे। अगला देखो सरिस्का है वो आपका अलवर के अंदर है, और आपका दर्रा जो अभ्यारण्य है वो आपका, जैसे सीधी सी बात है, ए के सामने 1 हो गया तो आराम से बी के सामने 2 हो गया, बी के सामने 2 हो गया। आबू है सिरोही के अंदर है, कैलादेवी करौली के अंदर है। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सटीक बैठ गया। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कोटा की है, साक्षरता दर सबसे